Hello everyone. Once again, I welcome all of you on behalf of my institution, Institute for Financial Literacy. आज हम जो बात करने वाले हैं वो NISM 10B एग्जाम की, जिसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 एग्जाम भी बोलते हैं। ये बेसिकली 2 सीरीज एग्जामिनेशन है, 10A और 10B। फाइनेंशियल एडवाइजर से करते हैं स्टूडेंट इस एग्जाम को परस्यू करते हैं, राइट। ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देता है और बेसिकली सेबी का एक्रीडेट सर्टिफिकेशन भी है फॉर बिकमिंग रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विद सेबी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आपके आते हैं, तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू इन दैट। बेसिकली इसमें 68 क्वेश्चंस आते हैं आपको, जिसमें से 8 छोटे छोटे 8 केसेस मिलते हैं आपको, एंड ईच केस हैज 4 क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चंस बेसिकली आपको वहां से आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस आपको वो 36 जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे 68 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में आपको मिलते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और 60% पासिंग मार्क्स है। तो काफी अच्छा प्रैक्टिकल पार्ट ये पेपर कवर करता है। तो आज मैं उसी पे आपसे बात करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं इसी बुक में से लेने वाला हूँ। एक बात और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एनएससी के सेंटर्स पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहां पे ओपन ऑफिस मिलता है, राइट। मैं आपको ओपन ऑफिस में और एक्सेल में मैंने मेरे वीडियोस में डिफरेंस बताया हुआ है कि जहां कॉमा हम एमएस एक्सेल में यूज करते हैं फॉर्मूलाज में, वहां ओपन ऑफिस में सेमी कॉलन यूज किया जाता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आपको वहां पे ओपन ऑफिस मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा, बाकी बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है, जो चीजें आपके काम के आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट इट। एनआईएसएम सीरीज 10B की जो ये बुक जो आपको मिली हुई है, उसके 268 पेज पे तकरीबन सबसे आखिरी में यू विल फाइंड द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ दिस स्टडी, राइट। तो यहाँ पे आपको केस स्टडी दिया हुआ है और उस केस स्टडी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इस केस स्टडी का एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आप 10A 10B करें, चाहे CFP एग्जाम करें, जब भी आप केस स्टडी बेस्ड एग्जामिनेशन कर रहे हो, ऑलवेज रीड केस थोरोली। Please put your enough time to understand the case first, understand the question first, and then start doing. I always say to my student, it is very, very easy to do calculation on Excel. It is very, very important to understand what the question is basically asking to you, right? So this question, this case is that Mr. Jad is basically 52 years old, right? 52 साल का एक आदमी है। Net saving है 50,000 rupees per month based on salary, growth and other factors. We expect this to rise by 20% per annum. तो ये जो सैलरी है एनुअली 20% से बढ़ेगा, ये नेट सेविंग जो है इसका सॉरी, और ये बेसिकली 60 तक चलेगा। This does not include monthly contribution of 9,000 rupees, 4,000 खुद का है, 5,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। टू वेरियस फंड्स टुवर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस, यानी एक रिटायरमेंट कॉर्पस सेपरेटली वो क्रिएट कर रहा है, जो उसका मंथली कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी जा रहा है, जिसमें 4,000 रुपया उसका खुद का है एंड 5,000 रुपीज इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एंड दिस इज आल्सो ग्रोइंग बाय 20%। हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डिफरेंट बेसिकली कॉर्पस आपके पास रहेंगे। एक जो सेविंग से बनेगा, जो इसका खुद का ये वाला 50,000 पर मंथ वाला है, और दूसरा ये रिटायरमेंट कॉर्पस, ये बेसिकली किसी मैंडेटरी सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है, जो इसका रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर रहा है। तो ये सेविंग अलग है एंड दिस इज डिफरेंट। The retirement corpus by the end of this year will be having 12 lakhs rupees. So this corpus, इसके में 12 लाख रुपया होगा, entirely in debt which will yield 8%. Okay, no problem. Beside his own residential house and retirement corpus, his savings and investment will amount to 50 lakh rupees by the end of the year. जो पैसा जोड़ रहा है वो अभी 50 लाख है, जिसमें से 30% इक्विटी में यानी 70 डेट में होगा। Is a practice of investing at the end of each year, यानी हर साल के एंड में पैसा डालना। देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 52 इयर्स ओल्ड है और अगर वो ये कहता है कि वो एंड ऑफ ईच ईयर में पैसा डालेगा, प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट अमाउंट विच ही विल इन्वेस्ट वो होगा 53 की एज पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही समझने वाली बात होती है। अगर वो आज 52 का है और यहाँ से कह रहा है कि इस साल के एंड में पैसा डालेगा, तो विल बी 53 बाय दैट टाइम। डिस्पोजेबल सेविंग 80-20 में जाएगी। जो सेविंग जो है इसकी जिसकी बात कर रहा है, दैट विल बी 80-20। इसमें से इक्विटी अलग यील्ड करेगा, डेट अलग यील्ड करेगा। एट द एंड ऑफ 55 वो 55 पे वो 5 लाख विड्रॉ कर रहा है, उसको आउटफ्लो चाहिए, तो ये
बेसिकली आपको समझना है कि इस तरह का केस है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसी तरह सॉल्व करना है। इन्फ्लेशन इज 10%, पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पोर्टफोलियो इज 11%। यानी जब रिटायरमेंट कॉर्पस वगैरह अगर आपको कैलकुलेट करवाएगा कि कितना होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस, तो ये तो आपको एक्सपेंस पकड़ने हैं और ये आपको रिटर्न पकड़ने हैं और आपको ये इन्फ्लेशन पकड़ना है। Assume zero date as the end of age 52. End of age 52 का मतलब है he is 52 today. Calculations ought to be done on annual basis. Okay, जो भी पैसा बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो एनुअल बेसिस पे करना है। टैक्सेशन इग्नोर करो, इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको इग्नोर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान केस स्टडी है। On retirement, how much Mr. Jad will have in his retirement corpus? अभी आपको मैंने बताया कि retirement corpus मतलब सिर्फ यहाँ ध्यान दो, this 9,000 rupees, 4,000 plus 5,000, हमें ये 50,000 rupees, 50 lakhs, 80-20 इससे कोई लेना देना नहीं है, because these all are things related to this saving corpus. retirement corpus के लिए तो सिर्फ हमें ये दिया हुआ है कि 9,000 rupees मंथली वो जमा कर रहा है, 20% से बढ़ेगा, 12 लाख आज है, 8% आपका एवरेज उसका यील्ड है। अभी रिटायरमेंट कॉर्पस रिटायरमेंट पे कितना होगा, यानी ही इज आस्किंग एट द एज ऑफ 60 व्हाट विल बी दिस अमाउंट। नाउ लेट्स डू इट ऑन एक्सेल। देखिए 52 पे वो आज है, एक ऐसे हम एक सीक्वेंसिंग बना लेते हैं, वेरी इजी। यानी मेरी जेब में यहां कितना पैसा होगा मुझे ये पता करना है, राइट। चलिए, एक तो 52 पे मेरे पास 12 लाख रुपए हैं रिटायरमेंट कॉर्पस में, एक 9,000 रुपीज पर मंथ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ही इज सेइंग एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑन एनुअल बेसिस। इस साल के कंट्रीब्यूशन कितने हुए, राइट। He is saying that he will be starting depositing by the end of this year. So I already told you that end of this year means that he will be 53 by that point of time. So ये 1,08,000 rupees contribution is basically increasing by 20%. तो 53 पे ये कितना होगा, 1,08,000 into 1.20। किसी भी चीज को अगर आपको बढ़ाना है 20%, 10%, 5%, तो 1 प्लस रेट कर दो। तो 1 प्लस रेट का मतलब है 1 प्लस 20%, दिस इज अगेन 1.20। 15% बढ़ाना होता तो 1.15 कर देता। तो 1,29,600 रुपीज विल बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन एट द एज ऑफ 53। अब देखो बड़ा आसान है, हर कंट्रीब्यूशन को हमें 20% से बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हर बार मैं 20% से बढ़ा कर डालूंगा। तो 1.2 से इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो and then drag it rightward, automatically your all the contribution will be in front of you। ये देखो आप, इस तरीके से आप बेसिकली 20% बढ़ा रहे हो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को, राइट। ये देखिए अपने आप बढ़ गया, ये अपने आप बढ़ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अब करना क्या है, हमें वैल्यू पता करनी है, वैल्यू एट द एज ऑफ 60। इस 12 लाख रुपए की कैलकुलेशन हम सेपरेटली कर लेंगे, हम पहले एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो 53 पे मैंने पैसा डाला है, तो 53 की तो पोजीशन यही की ये रहेगी, कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। अगर मैं 53 पे 1,02,96,000 डाल रहा हूं, तो आइडियली व्हाट विल बी द सिचुएशन एट द एज ऑफ 53, वो का वो रहेगा। पर 54 पे क्या रहने वाला है, आई वुड हैव द इंटरेस्ट ऑन दिस, बिकॉज ये तो मेरा 53 का कंट्रीब्यूशन था और 54 पे मैं ये डाल रहा हूं। तो 54 पे क्या होगा कि 53 का जो प्रीवियस बैलेंस था, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट प्रीवियस बैलेंस। और इंटरेस्ट देने के लिए मैंने क्या किया, 1 प्लस 8, वेरी सिंपल, 1 प्लस 8 कर दिया 1.08, बिकॉज 8% इज द इंटरेस्ट रेट, प्लस आई हैव एडेड द कंट्रीब्यूशन आल्सो ऑन 54। हर चीज एंड में कर रहा हूं, तो एंड के कंट्रीब्यूशन को एज इट इज जोड़ना है। इस वाले कंट्रीब्यूशन पे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, इस साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसको एज इट इज जोड़ दिया है। अब देखिए एक बार आपने कर लिया, अब आप इसको राइट पार्ट ड्रैग करिए। देखिए 55 पे अपने आप क्या करेगा, इस पे 54 पर उसने जो प्रीवियस बैलेंस था उस पे 8% इंटरेस्ट दे दिया और आपके 55 का जो कंट्रीब्यूशन आप एंड में कर रहे हो उसे जोड़ दिया। आइडियली यही आपको करना है, आप इसे कर दीजिए और अब आप इसको 60 तक ड्रैग कर लाइए। अब ये जो 60 पे जो आपकी वैल्यू आ रही है, बेसिकली ये वो वैल्यू है जो एनुअली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका कॉर्पस इतना बन जाएगा। अब कर लेते हैं 12 लाख रुपीस का भी हम ट्रीटमेंट।
8% से इसको सिंपली आप फ्यूचर वैल्यू बना लो। 8% से हाउ मेनी इयर्स, 60 पे ले जाना है, 52 पे खड़े हो, 8 इयर्स। PMT is nothing because PMT is a regular investment. PV is 12 lakh because it is a lump sum investment. तो ये वैल्यू हो गई आपकी इस 12 लाख रुपीस की, और ये आपकी एंड कॉर्पस है 60 पे एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस का। दोनों को जोड़ दीजिए, आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में ये पैसे होने वाले हैं 48,65,913। दिस विल बी योर रिटायरमेंट कॉर्पस एट द एज ऑफ 60। दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, दिस इज द आंसर 48,65,917, राइट। अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहेंगे तो आपको एग्जैक्ट में मिल जाएगा इसकी वर्कशीट में। आज देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं, ये दिस इज 48,5, देखिए ये इज द आंसर 48,65,914, exactly 48,65,914, that is rounded off, right? So that's how you have to do this, so simple, right? अब बाकी क्वेश्चंस के लिए भी हम आपको और वीडियोस देंगे, you know, we would try to tell you the solution of the rest of the questions also. And meanwhile, you can subscribe our channel and like the videos in case if you really liked it. Thank you very much, everyone. Thanks a lot.